ओके, क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में जहाँ तक पढ़ा था हमने उससे आगे लेते हैं। और लास्ट क्लास में हम जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे। तो हमने कुछ सॉल्व एग्जांपल देखे और बाकी मैं क्वेश्चंस के कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए शीट वगैरह दे दूंगा, उसमें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। और कुछ अलग क्वेश्चंस कराने के लिए अब अपन जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जैसे वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, एनर्जी के बाद में आता है पावर। वर्क में हमने सीखा कि भाई वर्क होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, या फिर फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस थीटा होता है, एफ डी कॉस थीटा। तो वर्क के बारे में सीखा। उसके बाद में एनर्जी, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इस तरह से अलग अलग तरह की एनर्जी होती है। वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में सीखा। अब लास्ट टॉपिक बचता है जो है पावर। तो पावर के बारे में जानेंगे आज कि क्या होती है, और उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि पावर आखिर है क्या। तो आज नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं पावर। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं पावर। पावर हिंदी में इसको बोलते हैं शक्ति। तो पावर होती क्या है, शक्ति होती क्या है? कोई भी जब हम कोई वर्क करते हैं तो वर्क करने के साथ साथ कितने समय में हमने कोई वर्क किया, कितना टाइम लगाया वर्क करने में। मान लो एक व्यक्ति किसी एक काम को करने में ज़्यादा वक्त लगा रहा है, कोई एक व्यक्ति किसी काम को करने में कम समय लगा रहा है। तो काम कम समय में ज़्यादा करना, ज़्यादा समय में कम करना, तो इसमें जो समय है, टाइम है, उसका भी कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट अगर हो, तो इस इन्वॉल्वमेंट को या फिर उस पार्ट को ध्यान में रखते हुए जब हम कोई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम अगर एक्सप्रेस करना चाहेंगे, तो वो क्या होती है? पावर होती है। तो पावर होती क्या है कि अगर मान लो जैसे अपन फील करके देखेंगे, कोई व्यक्ति कम समय में ज़्यादा काम कर रहा है, तो डेफिनेटली उसकी पावर ज़्यादा होनी चाहिए ना। जैसे एक आदमी को मैं कोई काम दे रहा हूँ तो वो 2 घंटे लेता है, ठीक है, उस काम को पूरा करने के लिए। और दूसरा व्यक्ति मान लो कोई, जैसे एक वर्क है, मैंने 2 लोगों को दिया, एक वर्क को मैंने 2 लोगों को दिया। जैसे पर्सन 1 जो है उस काम को करने के लिए कितने लेता है? 2 घंटे लेता है, 2 आवर्स लेता है। और एक पर्सन 2 नाम मान लो लिया, पर्सन 2, तो पर्सन 2 जो है मान लीजिए 4 घंटे लेता है, 4 आवर्स लेता है। तो अब अपन कंपेयर करना चाहें कि भाई किसकी ताकत ज़्यादा है। मान लो ये पर्सन 1 की पावर तो P1 है और पर्सन 2 की पावर P2 है, तो किसकी ताकत ज़्यादा होगी? जो कम समय में उतना ही काम कर रहा है। दोनों के लिए कार्य सेम है, वर्क सेम है, लेकिन एक कम समय ले रहा है, एक ज़्यादा समय ले रहा है। तो जो कम समय ले रहा है उसकी पावर ज़्यादा, जो ज़्यादा समय ले रहा है उसकी पावर कम। तो डेफिनेटली P1 जो होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा P2 से। यानी कि पर्सन 1 की पावर जो होगी वो ज़्यादा होगी पर्सन 2 की पावर से, है ना। तो इससे हमें समझ में क्या आता है कि कम समय, लेस टाइम अगर कोई ले रहा है तो उसकी पावर क्या होगी? हाई होगी, होगी ना, हाई पावर होगी, ठीक है। लेस टाइम हाई पावर। और मोर वर्क, अगर कोई ज़्यादा काम कर रहा है, मोर वर्क अगर कर रहा है, तो पावर क्या हो जाएगी? मोर पावर होगी। उस केस में भी शक्ति ज़्यादा होगी। तो समय कम ले और काम ज़्यादा करे तो उस केस में क्या होगा? पावर ज़्यादा होगी, पावर हाई होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? पावर जो है वर्क के तो प्रोपोर्शनल है और टाइम के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि पावर जो होता है वो वर्क के तो प्रोपोर्शनल ले सकते हो, और पावर जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ले सकते हो, है ना। समय के तो अपोजिट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और जो वर्क है उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो एक बहुत ही प्यारा रिलेशन बनता है कि पावर जो होती है P, ये होती है वर्क अपॉन टाइम। हम पावर को डिफाइन ही ऐसे कर देते हैं कि वर्क अपॉन टाइम क्या होता है? पावर होता है, शक्ति होता है। हाँ, कांस्टेंट देखो, कांस्टेंट कब आता है? जब कोई फिजिकल क्वांटिटी को हम डेराइव्ड क्वांटिटी में मतलब इंक्लूड करते हैं, किसी से डिराइव करते हैं। अब मैं देखो पावर को ऐसे ही डिफाइन कर दिया कि जो कांस्टेंट क्या है वो कांस्टेंट को इंक्लूड ही कर दिया। मान लो कांस्टेंट k ले लिया, तो k को फिर डिवाइड करके हमने k को क्या ले लिया? 1 ले लिया, है ना। तो पावर p क्या हो गया? W/T। यानी कि जो वैल्यूज आएगी वो ऐसे ही आएगी। अब उसको ही हम क्या मानने लगे? पावर ही मानने लगे। जब
कार्य को समय से डिवाइड किया तो उसमें से जो वैल्यूज आई, उन्हीं वैल्यूज को ही हमने क्या कंसिडर कर लिया कि भाई साहब यही पावर है। आई बात समझ? तो उसी को ही मान लिया कि यही पावर है, वर्क अपॉन टाइम को ही, तो कांस्टेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे F बराबर ma होता है, तो F बराबर कोई मान लो कि ma है, तो k को हमने ऐसे ही मान लिया कि वो F बराबर से डायरेक्टली क्या हो जाए ma हो जाए। जो बेसिक फॉर्मूले है ना फिजिक्स के, जितने भी जो बेसिक से बेसिक फॉर्मूले हैं उनमें कोई कांस्टेंट्स नहीं है, आप देखो ध्यान से, उन कांस्टेंट को बाय डिफॉल्ट क्या माना गया है, वैसे ही नहीं सर, ये तो वन माना गया है। प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वल टू में ज्यादा तो कांस्टेंट लेती है ना। लेते हैं, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले होते हैं ना फिजिक्स के, उनमें सर उन जरूरी थोड़ी है कांस्टेंट्स को प्रोपोर्शनैलिटी से ही गया हो सर, ये तो प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वल्स में गया है। नहीं, मैं इसको आपको मतलब इसका मेन मकसद क्या है, देखो पावर जो है ज्यादा होगी कम समय लिया तो, पावर ज्यादा होगी जब काम ज्यादा किया तो पी डब्ल्यू के प्रोपोर्शनल, पी वन अपॉन टी के प्रोपोर्शनल। अब पावर अपन डिफाइन ही ऐसा कर रहे हैं कि वो वर्क अपॉन टाइम है, हमें पता थोड़ा ना पावर क्या है। हम पावर तो एक माइंड में हमारी एक समझ है, लेकिन उस समझ को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना है, अगर मान लो गणितीय रूप में निरूपित करना है, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट फोर्स करना का है। निकालते हैं तो फोर्स प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होती है, पर अगर इक्वल लेते तो K Q1 Q2 अपॉन अब R स्क्वायर हो जाती है। बिल्कुल उसमें, लेकिन फोर्स ऑलरेडी पहले F बराबर m में डिफाइन किया जा चुका है। अगर मैं फोर्स नए सिरे से डिफाइन कर रहा हूं, मान लो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो मैं उसमें K को 1 ले सकता था कि नई फोर्स, एक नई कोई फिजिकल क्वांटिटी पहली बार मेरे सामने आई है। जैसे F बराबर ma होता है, इसमें कोई कांस्टेंट होता है क्या? नहीं होता ना। तो पहली बार फोर्स को डिफाइन कैसे किया गया था, ma से ही डिफाइन किया गया था। तो जब पहली बार उस फिजिकल क्वांटिटी को हम फ्रेम कर रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट्स को इग्नोर, कांस्टेंट्स को बन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क क्या हो गया, जो पावर क्या हो गई, वर्क अपॉन टाइम हो गया, W अपॉन टी हो गया। और इसको मेन ज्यादा देखो, अपन को यही बात ध्यान में रखनी है, जो मेन काम की बात है वो ये ध्यान रखनी है कि कार्य करने की जो दर होती है वो शक्ति होती है, या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, rate of doing work is called power। जो कार्य करने की दर होती है वह शक्ति होती है। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर शक्ति होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो रेट ऑफ चेंज, रेट जहां पे आ गया वहां पे डिफरेंशिएशन भी आ जाता है। तो अगर मैं पावर की बात करूं, पावर को अगर एक और फॉर्मूले से मैं अगर डिफाइन करूं, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, तो ये क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी हो जाएगा, क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज है उसमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन आता है। तो अगर मैं वर्क का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर, यानी कि उस समय पावर, उस पर्टिकुलर मोमेंट की पावर। मान लो कोई अगर मोशन हो रहा है, जैसे ट्रेन जो है चल रही है, ट्रेन चल रही है तो बीकानेर में कितनी पावर है, बीकानेर से बाहर निकला नोखा पहुंचा, तो नोखा उस समय, नोखा में जब गई तो उस समय उस इंजन कितनी पावर खर्च कर रहा है। तो वो पर्टिकुलर समय पे जो पावर होती है वो क्या होती है, उसकी इंस्टेंटेनियस पावर होती है, उस समय पे पर्टिकुलर। ठीक है, उस पर्टिकुलर समय की जो पावर है वो क्या होती है, उसकी इंस्टेंटेनियस पावर होती है। और इंस्टेंटेनियस पावर को कैसे दिखा दिया, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। और डी डब्ल्यू अपॉन डी टी क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है। किसी एक क्वांटिटी में जो बदलाव है दूसरी क्वांटिटी के रिलेटिव में, उससे क्या आता है, आपका पावर, डिफरेंशिएशन इंडिकेट करता है उस चीज को। तो वर्क का समय के साथ जो रेट ऑफ चेंज है, कितना समय के साथ चेंज करके हम वर्क कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, आपका इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगा। और ये जो होगा, ये होगा एवरेज पावर, है ना। टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम जो है उससे तो आएगा आपका एवरेज पावर। और जैसे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से आती थी एवरेज वेलोसिटी, वैसे ही टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम से क्या आएगा, एवरेज पावर आएगा। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे आती थी, जब हम डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करते थे, उससे आती थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ पे जब हम वर्क का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन वाइज होता है पावर। अब देखो इसको, इंस्टेंटेनियस पावर को हम और भी अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो वर्क होता है वो क्या होता है,
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, एफ और एस का डॉट प्रोडक्ट होता है ना डिस्प्लेसमेंट का, है ना। अब देखो डिफरेंशिएशन करें, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी करते हैं। मान लो फोर्स कांस्टेंट है, पावर फॉर कांस्टेंट फोर्स, पावर फॉर ए कांस्टेंट फोर्स। अगर मान लो फोर्स कांस्टेंट है तो मैं एफ को तो कुछ नहीं करूंगा डिफरेंशिएशन में, क्योंकि फोर्स क्या ले लिया हमने, कांस्टेंट ले लिया। अब इस एस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, डी एस अपॉन डी टी आ जाएगा ना। जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी एस अपॉन डी टी। एफ को कुछ नहीं करेंगे, एफ का एफ ही रख दिया, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी क्या हो गया, एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी। अब डिस्प्लेसमेंट का जब टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो तो क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन क्या होता है, वेलोसिटी देता है ना। जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम में डिवाइड करते हैं तो उससे क्या आता है, वेलोसिटी आती है। तो ये क्या हो गई हमारी, वेलोसिटी हो गई। तो वेलोसिटी हो गई तो इंस्टेंटेनियस जो पावर है ये क्या हो गई हमारी, इंस्टेंटेनियस पावर, पी इंस्टेंटेनियस। तो पी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला जो है, पी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ डॉट वी आ जाएगा, एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी है तो ये क्या हो जाएगा, वी आ जाएगा। तो ये एक नया जो फॉर्मूला आया है वो किसके लिए आया है, इंस्टेंटेनियस पावर के लिए आया है, और कंडीशन क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। दिस फॉर्मूला गिव्स, दिस फॉर्मूला गिव्स इंस्टेंटेनियस power, this formula gives instantaneous power when force on a body is constant। ये क्या देता है फॉर्मूला, ये कोई इंस्टेंटेनियस पावर देता है जब किसी बॉडी पे जो फोर्स होता है, बल होता है, वो कांस्टेंट हो उस केस में। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे और ज़्यादा हमें अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है 20 जूल काम 5 सेकेंड में करता है, तो उसका वर्क एवरेज पावर क्या होगा। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन है कि इफ ए पर्सन डज 20 जूल वर्क in 5 seconds, then what will be his average power, what will be his average power। यदि एक व्यक्ति 20 जूल काम 5 सेकंड में करता है तो उसकी औसत शक्ति क्या होगी। तो एवरेज पावर देखो क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, पावर क्या हो गया, वर्क अपॉन टाइम, है ना। तो P हो जाता है यहाँ पे W अपॉन टी, और इस फॉर्मूले से क्या आता है, एवरेज पावर आती है, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से P एवरेज की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वर्क क्या हो गया 20, टाइम कितना लिया 5, तो कितना आ जाएगा 4। और देखो ऊपर वर्क का यूनिट होता है जूल और नीचे टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो क्या आ गया 4 जूल पर सेकेंड, है ना। ये 4 जूल पर सेकेंड हो गया। अच्छा देखो ये कांस्टेंट फोर्स का ये फंडा क्या है, ये कांस्टेंट फोर्स वाला फंडा यहाँ से समझना। जैसे देखो मैं वर्क का डिफरेंशिएशन करता हूँ डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, तो उस केस में यूवी लॉ लगा के डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना। अगर मान लो फोर्स और सर डिस्प्लेसमेंट दोनों वेरिएबल होते, दोनों चेंज हो रहे होते, तो मैं फोर्स का डिफरेंशिएशन अलग से करता और डिस्प्लेसमेंट का भी अलग से करता, u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन करता। लेकिन अगर मैं फोर्स को कांस्टेंट ले लेता हूँ तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन करने की आवश्यकता नहीं है, तो फोर्स क्या रह जाएगा, बाहर ही रह जाएगा। हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, केवल डिस्प्लेसमेंट का ही डिफरेंशिएशन कर लेंगे, ds अपॉन dt कर लेंगे। पावर की यूनिट जूल पर सेकंड थोड़ी होती है, अभी लेते हैं पावर की यूनिट क्या होती है। तो फोर्स को तो कुछ नहीं करेंगे, तो फोर्स को तो कांस्टेंट ले लिया, और s जो कि डिस्प्लेसमेंट का क्या कर दिया हमने, टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर दिया।
तो एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी हो गया, और डी एस अपॉन डी टी क्या है, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन, वो तो होता है वेलोसिटी। तो यहाँ से पावर जो होगी इंस्टेंटेनियस वो क्या हो जाएगी, एफ डॉट वी। और ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए आया है, किस कंडीशन के लिए आया है, ये कंडीशन क्या है, इस कंडीशन में फोर्स का कांस्टेंट होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन में क्या माना है, पावर फॉर ए कांस्टेंट फोर्स ही माना है हमने। आई बात समझ में दिव्यांशु? बताओ, डाउट है क्या, पूछ सकते हो, बताओ। क्लियर है डाउट दिव्यांशु? ओके, चलो ये हो गया जूल पर सेकंड। अब देखो जूल पर सेकंड क्या पावर की यूनिट होती है? जी हाँ, नहीं, जूल पर सेकंड तो होती है, लेकिन पावर की हम यूनिट अलग से भी डिफाइन करते हैं। तो यूनिट ऑफ पावर देखो क्या होती है, यूनिट ऑफ पावर, हाँ, न्यूटन तो फोर्स की होती है, पावर की नहीं होती। यूनिट जो होती है पावर की वो होती है, जैसे बोला ना वो एक जोक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, तो फिर वॉट होती है एक्चुअल में। तो वॉट जो होती है वो यूनिट ऑफ पावर होती है, ये होती है वॉट। ये किसके, कौन साइंटिस्ट था, जेम्स वॉट नाम का एक साइंटिस्ट था, जिसने जो स्टीम इंजन है उसकी डिस्कवरी की थी। उसी की याद में पावर की यूनिट को वॉट से इंडिकेट किया जाता है, वॉट से दिया जाता है। तो वॉट इज यूनिट ऑफ पावर। तो एक जूल पर सेकंड जो है वो कितना हो गया, एक वॉट के बराबर हो गया। तो पावर का यूनिट क्या हो गया, वॉट हो जाता है। आई बात समझ में? अब देखो ये जो फॉर्मूला है ना एफ डॉट वी, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए, कांस्टेंट फोर्स के लिए तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए भी है। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जो कंडीशन थी उससे हम यूज कर रहे थे न्यूटन की जो इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, जो v इज इक्वल टू यू प्लस के टी था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। वो सारी इक्वेशन किसके लिए दे रहे थे हम, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए दे रहे थे। तो यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट फोर्स, यानी कि ये एफ डॉट वी जो है ये किसके लिए लागू हो सकता है, ये लागू हो सकता है हमारे किसके लिए, न्यूटन्स जो इक्वेशन ऑफ मोशन उसके लिए भी लागू हो सकता है। तो ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ऑल्सो एप्लीकेबल केबल फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, कांस्टेंट कोई एक्सेलरेशन है, कोई नियत त्वरण है, तो उसके लिए भी ये लागू हो जाएगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए भी लागू हो जाएगी। ठीक है, नियत त्वरण है अगर कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो उसके लिए भी ये एफ डॉट वी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। जैसे क्वेश्चंस देखते हैं और ज़्यादा, जैसे क्वेश्चन है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी वेलोसिटी से जा रहा है, किसी एक्सेलरेशन से या फिर किसी वेलोसिटी से आगे की ओर मूव करता है। तो मैं एक मान लो ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट आगे की ओर बढ़ रहा है और इसका इनिशियल वेलोसिटी u बराबर तो है 0। ठीक है, इसका आगे की ओर एक्सेलरेशन है कोई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आगे की ओर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसके साथ साथ देखो अपन को और जानकारी क्या दी गई है, इसका जो मास है वो कोई है 4 kg। कितना मास है इस ब्लॉक का, 4 kg का ब्लॉक है। और ये किसी प्लेटफॉर्म पे है, यानी कि यहाँ पे रख देते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ रहा है, तो इस तरह से किसी प्लेटफॉर्म पे ये आगे बढ़ रहा है। अब सवाल इसका ये है कि कैलकुलेट पावर ऑन ब्लॉक एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड के बाद इस ब्लॉक पे जो पावर होगी या फिर पावर ऑन ब्लॉक, इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है कि 10 सेकेंड जो है, जो 10वां सेकेंड है, उस 10वें सेकेंड पर इस ब्लॉक पर लगने वाली जो शक्ति होगी, जो पावर होगी, वो क्या होगी,
ये सवाल है, तो निकालें, है ना। अब देखो पावर निकालनी है, पी इंस्टेंटेनियस निकालना है, तो व्हाट वी नीड, हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, मान लो हमें इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है, पी इंस्टेंटेनियस निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो फोर्स होगा उसके साथ हमें क्या करना है, वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो मान लो ब्लॉक यहाँ पे जब पहुंच जाएगा तो उस समय वेलोसिटी वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो फोर्स वेक्टर भी जो होगा वो भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच में थीटा तो क्या है, 0 डिग्री है, उस समय भी होगा जब 10 सेकंड के बाद मान लो यहाँ पे पहुंच जाता है, 10 सेकंड के बाद यहाँ पे जब पहुंचेगा, मान लो t बराबर 10 सेकंड की बात की हम कर रहे हैं, 10 सेकंड या 10 सेकंड के बाद, तो उस समय फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट करना है। अब उस समय उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा, मैं अगर फोर्स की बात करूं तो फोर्स तो क्या होता है, एम ए होता है, फोर्स तो क्या हो गया, एम इंटू ए हो गया। अब उस समय इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा एम ए, वो कितना हो जाएगा, एम कितना है इसका 4 kg दे रखा है, और एक्सेलरेशन कितना है 2, तो उस समय इस पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पे t बराबर 10वें सेकंड पे इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 8 न्यूटन आ जाएगी, आ जाएगी 8 न्यूटन। अब मान लो हमें निकालना है 8 न्यूटन फोर्स आ गया, अब उस समय फोर्स तो आ गया लेकिन हमें क्या निकालने की जरूरत है, अभी वेलोसिटी भी निकालने की जरूरत है। अब वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो न्यूटन ने इक्वेशंस ऑफ मोशन दी थी उनका हम यूज करेंगे। उसमें मैं यूज करता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में v इज इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी तो t बराबर 0 पे कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, इनिशियली ये रेस्ट में था तो 0 वेलोसिटी से शुरू हुआ, प्लस एक्सेलरेशन इसका कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये हो गया 2 इंटू टाइम, कितने टाइम बाद हमें निकालनी है वेलोसिटी, 10 सेकंड के बाद निकालनी है। तो यहाँ से जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो 10 सेकंड के बाद इस ब्लॉक पे लगने वाला जो फोर्स है वो तो हो जाएगा 8 न्यूटन, और इस पे लगने वाली जो वेलोसिटी है, इसकी जो खुद की वेलोसिटी होगी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यानी कि इस पे लगने वाला जो पावर है P, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, F डॉट V है, तो ये होता है एफ वी कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, F डॉट V को क्या लिख सकते हैं, एफ वी कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है तो कॉस थीटा आता है। अब देखो कॉस थीटा, थीटा कितना है इस केस में, 0 डिग्री नहीं है क्या 10वें सेकंड पे, तो यहाँ से देखो पावर P का जो वैल्यू है वो आ जाएगा F कितना है हमारा 8 न्यूटन है उस समय पर, वेलोसिटी V कितनी है निकाला अभी कितना 20 मीटर पर सेकंड, उस समय कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस 0 डिग्री है यहाँ पे एंगल, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होती है। तो यहाँ से जो पावर का वैल्यू आ जाएगा पावर P, ये कितनी आ जाएगी हमारे पास 8 इंटू 2 यानी कि 160 वॉट आ जाएगी। तो 160 वॉट पावर जो है वो खर्च हो रही होगी इस केस में। बताओ आई बात समझ में, नहीं आई, ठीक है। तो ये पावर का खर्चा होगा इतना, ओके आई बात समझ। और भी देखो बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मान लो इसी ऐसे ब्लॉक का एक और क्वेश्चन लेता हूँ, ऐसा ही ब्लॉक है और एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए कि ये ब्लॉक है ऐसे, सॉलिड ब्लॉक ले लेता हूँ, मान लो एक ब्लॉक लिया और ये ब्लॉक किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग आगे की ओर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है आगे की ओर, और इस पे फोर्स लेकिन इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मान लो इस डायरेक्शन में इससे फोर्स लग रहा है कोई 20 न्यूटन का, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और ये जो है थीटा, ये थीटा है कोई मान लीजिए 60 डिग्री, ठीक है, थीटा 60 डिग्री है, और इस डायरेक्शन में ये आगे की ओर मूव हो रहा है। तो और इसका जो मास है इस ब्लॉक का, इस ब्लॉक का मास मान लीजिए है 2 kg, कितना मास है इसका 2 kg है। तो सवाल ये है
कि व्हाट विल बी, क्वेश्चन देखो क्या है इसका, क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी इंस्टेंटेनियस पावर, व्हाट विल बी इंस्टेंटेनियस पावर, हाँ सरफेस स्मूथ है, सरफेस स्मूथ है, ये स्मूथ होगा, यानी कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ सरफेस है। व्हाट विल बी इंस्टेंटेनियस power, what will be instantaneous power on block after 20 second of motion, 20 second of motion, ठीक है। जब मोशन के 20 सेकेंड हो जाएंगे और इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 दे रखी है, जब 20 सेकेंड हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक आगे आ जाएगा 20 सेकेंड तक चल के, तो उस समय पर, उस 20वें सेकेंड पर इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाला इंस्टेंटेनियस पावर कितना होगा, ये सवाल है। तो देखो ये सवाल कैसे किया जाएगा, सॉल्व करें, कोई आइडिया दे सकते हो कैसे करेंगे? सर पहले तो उसके कंपोनेंट कर लेंगे, फोर्स के कंपोनेंट कर लेंगे, तो ये कंपोनेंट कितना जाएगा, 20 cos थीटा 20 cos 60, 10 आ जाएगा इसका। 20 cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 10 न्यूटन हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में। F इक्वल्स टू ma। एक्सीलरेशन आ जाएगा। अब देखो चाहिए क्या, वर्क निकालने के लिए हमें फोर्स चाहिए, फोर्स वेक्टर चाहिए और वेलोसिटी वेक्टर चाहिए। वैसे फोर्स वेक्टर तो पता है 20 न्यूटन, हमें वेलोसिटी चाहिए इस डायरेक्शन में। मान लो जब ब्लॉक यहाँ पे पहुंच जाएगा, 20 सेकंड के बाद में ब्लॉक यहाँ पे पहुंचेगा, है ना, यहाँ से चल के ब्लॉक क्या होगा 20 सेकंड में, ऐसे चल के यहाँ तक पहुंच गया मान लो, है ना। तो 20 सेकंड के बाद मान लो ये उसकी पोजीशन है, तो उस पोजीशन पे ये मान लो है t इक्वल टू 20 सेकंड पे पोजीशन, 20 सेकंड के बाद इस ब्लॉक की ये पोजीशन है। तो इस समय हमें क्या चाहिए, हमें फोर्स तो पता है 20 न्यूटन है, और इस समय जब आएगा, इस समय भी इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो कोई 20 न्यूटन ही होगा, यहाँ पे 20 न्यूटन ही होगा। डॉट प्रोडक्ट में 10 आ जाएगा वापस। मैं डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन करा रहा हूँ कि डॉट प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है। मान लो इस समय इस पे फोर्स तो हो गया 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में, है ना, हालांकि इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन है, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री है। और इस समय अगर हमें वेलोसिटी पता चल जाए तो हम एफ डॉट वी करके क्या कर सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं इंस्टेंटेनियस। अब देखो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी है तो इस डायरेक्शन में हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पता होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन कितना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो निकालेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है। तो वही F बराबर ma करते हैं, F बराबर ma किया तो A बराबर क्या हो गया, F अपॉन m हो जाएगा, A बराबर F अपॉन m हो जाएगा। तो F कितना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, F कितना है 10 न्यूटन है, डिवाइडेड बाय मास यानी कि 2, ये कितना आ गया हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या है, ये है एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये क्या आया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब सेम वही काम करना है, वेलोसिटी निकालना है तो v बराबर u प्लस एटी कर सकते हो। अगर हमें वेलोसिटी चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो v इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, u प्लस एटी करना पड़ेगा। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा u, तो इनिशियल वेलोसिटी इस केस में भी 0 है, एक्सेलरेशन कितना अभी निकाला हमने 5, और टाइम कितना लेना है 20 लेना है, तो v कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, हो जाएगी। तो यहां से देखिए क्या आएगा, यहां से आगे हम जब कैलकुलेट करेंगे, यहां से आगे तो पावर इंस्टेंटेनियस जो पावर का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा P इज इक्वल टू एफ डॉट वी होता है ना, तो ये हो जाएगा एफ वी कॉस थीटा। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी F कितना है हमारा 20, है ना। अब देख तू बोल रहे हैं जैसे 10 लेंगे, तो 10 लो तो फिर कॉस मत लो, कॉस मतलब
20 ले रहे हो तो कॉस लो, क्योंकि एफ कॉस थीटा वेलोसिटी की डायरेक्शन का कंपाउंड ले रहे हो तो, है ना। तो 20 इंटू वी, वी कितना है निकाला हमने, कितना 100 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया 100 इंटू कॉस कितना लेना है, कॉस 60 डिग्री लेना है। तो यहाँ से जो इंस्टेंटेनियस पावर आएगी, इंस्टेंटेनियस पावर जो उस समय खर्च हो रही होगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 100 हो गया 2000, 2000 में 60, कॉस 60 क्या हो गया हाफ, तो 2000 में हाफ का डिवाइड किया यानी कि 1000 वाट आ जाएगी, 1000 वाट आ जाएगा। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 किलो वॉट, क्या लिख सकते हैं 1 किलो वॉट भी लिख सकते हैं। 1000 क्या हो गया किलो हो गया, तो ये क्या हो गया 1 किलो वॉट हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में। आई बात समझ में। तो ऐसे इस तरह से क्वेश्चंस को डील किया जाता है। और मैं क्वेश्चन लेता हूं, बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं कोई। जैसे क्वेश्चन है कि मान लीजिए क्वेश्चन एक है कि एक कूली 1 मिनट में एक बॉक्स को 2 मीटर हाइट तक लेके जाता है, ठीक है, और दूसरा कूली 30 सेकंड में सेम काम करता है, ठीक है। तो दो कूली है, वन कूली टेक्स 1 मिनट 1 मिनट to raise a box through a height of 2 मीटर। एक कुली किसी बॉक्स को 2 मीटर हाइट तक रेज करने के लिए कितना समय लेता है, 1 मिनट लेता है। अनदर वन टेक्स 30 सेकेंड फॉर द सेम जॉब, 30 सेकेंड फॉर द सेम जॉब। उसी जॉब को दूसरा कोई व्यक्ति करने में 30 सेकेंड लगता है फॉर सेम अमाउंट ऑफ वर्क, वर्क तो अमाउंट सेम ही रहेगी। विच वन हैज टू ग्रेटर पावर एंड विच वन यूजेस ग्रेटर एनर्जी। तो किसकी पावर ज्यादा है और किसकी एनर्जी ज्यादा, ये सवाल इसको एनालिटिकली सॉल्व करते हैं। विच वन हैज greater power and which one have greater energy। तो कौन किसके पास ज्यादा शक्ति है और कौन ज्यादा ऊर्जा है, किसके पास ज्यादा ऊर्जा है या फिर किसके पास ज्यादा शक्ति है, तो ये सवाल है। अब देखो सेम बॉक्स को उठाया, मान लो जैसे ये कोई हाइट हो गई, एच हाइट हो गई या बस हो गई, जैसे ये कोई बस हो जाती, मान लो बस पे कुली जो है वो रखता है सामान, और यहाँ पे कोई कुली है, दो कुली है इस तरह से, एक तो कुली है C1 और एक दूसरा कुली है मान लीजिए C2, ठीक है। और एक कोई बक्सा लिया, यहाँ से बक्सा था, इस बक्से को 2 मीटर की हाइट तक लेके गए, यानी कि ये हाइट जो दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की, ये हाइट कितनी दे रखी है 2 मीटर दे रखी है, ये हाइट कितनी दे रखी है 2 मीटर दे रखी है। और इस बक्से को यहाँ से यहाँ तक लेके गए, उठा के यहाँ तक पटका, तो उस समय इसने तो लिए मान लो 1 मिनट यानी कि 60 मिनट लिए कूली वन ने, और दूसरे ने कितने लिए 30 सॉरी पहले वाले ने तो 60 मिनट नहीं 1 मिनट लिया है, यानी कि 60 सेकेंड लिए। पहले वाले ने तो 60 सेकेंड लिए और दूसरे वाले ने 30 सेकेंड लिए। अब देखो यहाँ से यहाँ तक लेके गए, तो मान लीजिए इस ब्लॉक का मास कोई m है, तो उस m मास के केस में इसका जो वर्क डन होगा, दोनों के केस में जो वर्क डन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, mgh ही आएगी। यहाँ पे वर्क जो होगा दोनों के केस में कितना होगा, mgh ही होगा, यानी कि दोनों वर्क तो सेम अमाउंट का करेंगे,
बोथ विल वर्क, बोथ विल डू सेम अमाउंट ऑफ वर्क। तो बोथ विल परफॉर्म, बोथ विल परफॉर्म सेम अमाउंट ऑफ वर्क, सेम अमाउंट ऑफ वर्क। दोनों का काम तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। दोनों ही एमजीएच वर्क ही करेंगे, लेकिन एक 60 सेकंड ले रहा है, 30 सेकंड ले रहा है। तो अगर हम पावर की बात करें P1, अब देखो वर्क सेम रहेगा तो दोनों की एनर्जी भी क्या सेम रहेगी, क्योंकि वर्क और एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। सो बोथ हैव सेम एनर्जी, बोथ हैव सेम एनर्जी। तो दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। लेकिन पावर की बात करें तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो जो P1 हो जाएगा वो तो क्या हो जाएगा, W अपॉन टाइम। कितना ले रहा है, 60 सेकेंड ले रहा है पहले वाला। और दूसरा P2 हो जाएगा W अपॉन 30 सेकेंड ले रहा है दूसरा वाला, है ना। तो P1 अपॉन P2 करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, P1 अपॉन P2। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 60 अपॉन W अपॉन 60। इसको ऐसे लिख सकते हैं, W अपॉन 60 डिवाइडेड बाय W अपॉन 30, ऐसा लिख सकते हैं। W से W कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन में 60, या फिर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यानी कि P1 बराबर क्या हो जाएगा, P2/2, या फिर ट्वाइस ऑफ P1 बराबर कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा। तो दूसरे वाले की पावर क्या है, पहले वाले की पावर से 2 गुनी है। तो सेकंड कुली हैव, एनालिटिकली हम क्या बोलेंगे, सेकंड कुली हैव ट्वाइस द पावर ऑफ फर्स्ट कुली, ट्वाइस द पावर ऑफ फर्स्ट कुली। सर इसमें इतना सारा वर्क करने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, ऐसे एनालिटिकली समझाने के लिए है, जरूरत तो नहीं थी, पर एनालिटिकली समझना है तो उसके लिए चाहिए, है ना। मान लो ये बस है, आई बात समझ में। एनालिटिकली समझना है बस, पावर की फील आ गई, बहुत है इतना, है ना। अब जैसे एक सवाल मैं आपको घर के लिए दे देता हूँ। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोई इंक्लाइन प्लेन है इस तरह से, एक इंक्लाइन प्लेन लिया हमने इस तरह से कोई, इस इंक्लाइन प्लेन पे कोई मैं मास का ऑब्जेक्ट ले रहा हूं यहाँ पे, मान लो ये कोई मास का ऑब्जेक्ट है, और इसका मास है मान लीजिए m मास का ऑब्जेक्ट है। और ये मास का ऑब्जेक्ट हम कोई इस पे फोर्स लगा के ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं, और ऊपर की ओर ये कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। एक कांस्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ये मास का ब्लॉक। और इसका मास की जो वैल्यू है ये भी देखो दे देते हैं, इसकी वैल्यू है मान लो ये 2 kg का है। कितना है, 2 kg। इस मास का ब्लॉक का मास कितना है, 2 kg ब्लॉक है, 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, और ये एंगल है कोई 30 डिग्री। तो सवाल ये है कि इस पे कोई भी जो फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स कितनी पावर लगा रहा है, व्हाट इज पावर यूटिलाइज्ड बाय ब्लॉक। वैसे आज का टाइम हो गया है, वैसे हमारा टाइम पूरा हो गया है, तो ये आपको होमवर्क करना है। कल मैं इस सवाल को डिस्कस करूंगा, तो आपको ये सवाल कल करके लेके आना है। इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे कोई ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रहा है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल 30 डिग्री है। तो मान लो कोई भी फोर्स लगा रहे हैं हम इस पे, कोई भी फोर्स मान लो F लग रहा होगा, हमें नहीं पता कितना लग रहा है, अब वो आपको सोचना है कितना लग रहा होगा कितना नहीं लग रहा होगा। तो उस फोर्स की वजह से इस ब्लॉक को कितनी पावर देनी पड़ेगी कि ये हमेशा ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, और यहाँ से आगे अपन नेक्स्ट कल लेंगे। तो आज की क्लास में